सहाड़ा, भीलवाड़ा, रामनाथ जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, अभिनीश महसी जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब नीरज आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुलदीप रांका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CM आनंद कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन, वैभव गैलेरिया जी सेक्रेटरी चिकित्सा एजुकेशन, सिद्धार्थ महाजन जी शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार आयुक्त चिकित्सा सेवा, साइन अली। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल साहबान मेडिकल कॉलेजेस, CMHOs, PMOs, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और जो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक साथ में जो भी बताया गया कि किस प्रकार से जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चूरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत जो ICU बेड, NICU, PICU के शिलान्यास हुए हैं और करीब लगभग 94 करोड़ रुपए की लागत से मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम काम जो है समयबद्ध तरीके से ये काम पूरे होंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो सपना हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर के अंदर हम लोग पायनियर बने, देश के अंदर एक पहचान बनाए पूरे मुल्क में कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सब सुविधाएं हैं। फ्री मेडिसिन की स्कीम हमने बहुत शुरू पहले कर दी थी, फ्री टेस्ट की स्कीम शुरू की, फिर चिरंजीवी योजना लेके आए जो 5 लाख तक का जो हमारे प्रदेशवासियों को जो लाभ मिल रहा है और मिलेगा। कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही है, मुझे इसकी जानकारी है, वो भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी योजना में कई कमी भी रहती है और कई प्रॉब्लम भी आती है। पर जिस प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज राजस्थान में बाहर से लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अभी दूसरी लहर कोविड की हुई थी तो आपने सुना होगा कि कई प्रदेशों के लोग, दूर दूर से दक्षिण के लोग भी यहाँ इलाज करवाने आए थे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं वो विथ वेंटिलेटर भी शिफ्ट हो रहे हैं SMS के अंदर। तो आप कल्पना कर सकते हो कि जिस प्रकार से RUHS ने और SMS ने और तमाम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अस्पताल के अंदर जो माहौल बना सेवा करने का, वो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और ये तमाम बातें इसलिए संभव हुई कि कोरोना जब आया था तो हमने शुरुआत ही करी कि तमाम जो हमारे जो विपक्षी पार्टी लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, चाहे वो CPM के हो, चाहे और किसी पार्टियों के हो, धर्मगुरु हों या हमारे एक्टिविस्ट हों, NGO के साथी हों, रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, उनके संगठन हों, प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनको बुलाया गया और सबको इन्वॉल्व किया गया। शुरू से ही प्रदेशवासियों में एक मैसेज गया और मुझे गर्व है कहते हुए कि पहले वेव के अंदर जो सेवा की राजस्थान वासियों ने आपस में, उस वक्त लोग ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा और क्या ये कोरोना जो पूरी दुनिया के मुल्कों में जो खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, जो लोग वहाँ पर पीड़ित हो रहे थे, इटली के अंदर भी,
बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के अंदर तो चिंता हमारे यहाँ भी थी। राजस्थान में कम से कम हमने भीलवाड़ा मॉडल जो बनाया उसको लोगों ने अपनाया देश में, दुनिया के अंदर। और उसी रूप में हमने उस लड़ाई को लड़ने में कामयाबी हासिल करी। उस वक्त से हमने ये तय कर लिया कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत कैसे करें राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ तक कि एमएलए फंड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की माननीय विधायक गणों से कि आप लोग प्रायोरिटी दें, किस प्रकार से आपके क्षेत्र में खुद में पीएचसी सीएचसी मजबूत हो, एक मॉडल सीएचसी बने। और मुझे खुशी है कि अधिकांश जगह पर काम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। दूसरी वेव जो अचानक आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर दवाई को लेके, और ऐसा माहौल बन गया कि जो कल्पना के बाहर था। हम लोगों ने किसी तरह, चिंता में भी थी, हमारे 3 मंत्री गणों को भेजा गया दिल्ली के अंदर और ये प्रयास किया गया कि किसी ढंग से हम लोग कन्विंस करें केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी। प्रधानमंत्री से मैंने खुद ने बात करी, सबको रिक्वेस्ट की और किसी ढंग से हम लोगों ने मैनेज करके राजस्थान में जो दूसरे राज्यों में बदनामी हुई, कर्नाटका के अंदर हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो गोवा में हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर हो, वो नौबत यहाँ पर नहीं आई। पर तकलीफ बहुत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। और लहर इतनी खतरनाक थी कि जो ये इसका जो वेरिएंट आया है डेल्टा के नाम से, बाद में मालूम पड़ा B16172, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया से गया है, यूके के अंदर भी। और जो तबाही मचाई हुई है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ये वेरिएंट हमारे मुल्क से गया बाहर। और ये मुल्क में जो पैदा हुआ जिस रूप में डेल्टा वेरिएंट, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ तो हम लोग मुश्किल से पहली लहर के अंदर लगभग 1 साल से अधिक समय में 28 लोगों की मृत्यु हुई थी राजस्थान में, और कहाँ आपकी दूसरी लहर में 6000 लोग मारे गए। पूरे देश में आज 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े आ गए मरने वालों की, 4 लाख से ज़्यादा। जो पहले अमेरिका में सुनते थे तो चिंता होती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो इतनी खतरनाक वेरिएंट आया दूसरा डेल्टा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस भयावह स्थिति के अंदर भी राजस्थान के हमारे तमाम मेडिकल फैटर्निटी ने, डॉक्टर से लगा के नर्सेज तक ने, तमाम हमारे जो गांव के अंदर आशा सहयोगी हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, ग्राम सेवक पटवारी जो भी थे, गांव तक के जो हमारे लोग, तमाम अधिकारियों ने ऊपर से नीचे तक, ब्यूरोक्रेट ने, और तमाम साथियों ने, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, धर्मगुरु थे, सबने सहयोग दिया, जिस कारण से हम लोग दूसरी वेव के अंदर भी जिस रूप में हमने मुकाबला किया है, वरना पता नहीं कितने लोग मारे जाते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि 2, 3, 4 दिन में ही सीधा लंग से पहुंचता है आपका डेल्टा वेरिएंट, और 4 दिन में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब डॉक्टर अस्पताल में है तो सीधा हाई फ्लो ऑक्सीजन की मांग होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में बहुत कम लोग बचते हैं, बहुत कम लोग बचते हैं। इस प्रकार से एक बेड नहीं मिल पा रहा था। लोग सिफारिश करते थे तो डॉक्टर कहते थे साहब कि किस मरीज को जो वेंटिलेटर पे गया हुआ है उसको हटाएं कैसे, वहां से हटा कैसे सकते हैं, और बिल्कुल ठीक आ गया। बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट पूरे वक्त में हुआ था। वो हालात भी आप सबने देखे, जो आप सब जुड़े हुए हैं वीसी से, मैं समझता हूँ कि लगभग सबको मालूम है कि क्या हालात में हमारे मेडिकल सेक्टर के अंदर जो काम हुआ,
लोगों ने जो सहयोग किया, सब तरह की व्यवस्था पहले फेज में ज़्यादा करी खाने पीने की, सेकेंड वेव में लॉकडाउन लगा पर वो नौबत नहीं आई, पहले फेज वाली काम चल गया। तो ये सब बातें हमारे साथी लोग कह चुके हैं, मुझे वापस उनको रिपीट नहीं करना है। मुझे खाली इतना कहना है कि अब जो ये 12 जिलों में 17 अस्पताल में करीब आईसीयू और नियो आईसीयू, पेडियाट्रिक्स आईसीयू के जो काम शुरू हो रहे हैं, ये एक संकेत है कि आने वाले वक्त में और हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। ऑक्सीजन के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे मंत्रीगण दिल्ली तक गए, धारीवाल जी और रघु शर्मा जी और बीडी कल्ला साहब, तो ये तमाम लोग जो गए, और तब अंदाज लगा लीजिए हिंदुस्तान भर में सिर्फ राजस्थान के 3 मंत्री लोग गए थे दिल्ली के अंदर। तो क्या मैनेजमेंट में जो हमारी तैयारी थी या चिंता थी, उसके कारण 3 लोगों को भेजा गया। और मुझे खुशी है कि वहाँ पर हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्री जो थे, उन सब ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुना, पूरी बात सुनी गई, और ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि ऑक्सीजन कहाँ आप बंगाल से या झारखंड से, ईस्टर्न रीजन से लाने की स्थिति नहीं है आपके पास में। जो ऑक्सीजन के टैंक होते हैं अलग से, इसके लिए टैंक नहीं राज्यों के पास में, उसके लिए अलग लड़ाई लड़ो आप दिल्ली से, रेमडेसिविर के अलग लड़ाई लड़ो, क्या क्या नहीं हुआ होगा उस वक्त में, पर किसी ढंग से हम लोगों ने वो टाइम निकाला है। अब जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, और इस मौके पर मैं मुख्य रूप से आगे कहना चाहूँगा, वो अलग बात है कि हम करीब 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ये भी हमारी उपलब्धि है कि राजस्थान वो राज्य बनेगा आने वाले वक्त में जहाँ करीब करीब सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात होती है। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में जो स्कीम बनी थी, वो स्कीम लागू रही एनडीए गवर्नमेंट, इस कारण संभव हुआ। हमने राजस्थान में इतनी तैयारी कर रखी थी कि जो शर्तें होती है तमाम हमने शर्तें पूरी करी, तो हमें 30 जिलों तक में अभी स्वीकृति मिल चुकी है कि काम चल रहे हैं, कि काम शुरू होने वाले हैं। तो राजस्थान में हम चाहते हैं कि मेडिकल में हम लोग, मैंने आपको कहा कि एक अलग पहचान बनाए, जिससे कि जो शौहरत बनी है आज दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, वहाँ के लोग पड़ोसी जो जिले हैं वहाँ से लोग आके इलाज करवा रहे हैं आपके राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आपसे इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली मेरे कहने से नहीं होगी, जब तक कि हम लोग सब मिलकर के, हमारी भावना ये बने। दानदाताओं ने खूब मदद की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, एमएलए फंड से लग रहे हैं, एमपी फंड से लग रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस रूप में आज तैयारियाँ सब जगह हो रही है, और कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर, बल्कि आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर। और तो और जो ये स्कीम हमने चालू की, गांव गांव में सर्वे करना, मैं समझता हूँ कि आप मेरे जो संपर्क में होंगे गाँव के, उनको मालूम हुआ है गाँव का घर घर में जो सर्वे हुआ है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आभास हो कि उनको खांसी जुकाम भी है, तो इमीडिएटली उनको किस प्रकार से रेफर करना है, या दवाइयों के पैकेट पहले ही बांट दिए गांव में घर घर में, जिससे कि आप लोग उसका यूज कर सकते हो। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। वो काम भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सारे काम होने के बावजूद भी हमने जो पैकेज दिया है, चिरंजीवी योजना तो एक स्कीम बनाई है, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, जिसमें एक भी गरीब आदमी छूटे नहीं। 5 लाख का बीमा बहुत बड़ी बात है, और खाली वो फॉर्मेलिटी में चूक जाए और फिर उसको पैसा नहीं मिले या उसको पैसा लग जाए, अच्छी बात नहीं होगी। जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी गैर सरकारी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी एक सी जिम्मेवारी कि राजस्थान का एक भी परिवार नहीं छूटे जो कि वंचित रहे चिरंजीवी योजना से। ये मेरी आपसे अपील रहेगी।
और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना हमने बनाई है, जिसमें जो अनाथ बच्चे हो गए उनके लिए हमने तत्काल 1 लाख रुपए देने का किया है। 2,500 रुपये प्रति माह उनको देने की स्कीम बनाई है। 18 साल होने पे 5 लाख रुपए देंगे उनको। यही विधवाओं के लिए किया है, 1 लाख रुपए तत्काल, और पेंशन देंगे, विधवा पेंशन। ये तमाम जो योजना बनाई है उसमें आप देखिएगा कोई कमी भी रह जाए, आपको लगे कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है, कोई शिकायत आ रही, तो हम लोग आप फीडबैक दीजिए, हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम सब मिलकर के ही, मैं समझता हूँ कि जब मानवता में संकट है, जीवन और आजीविका का संकट है, तो कोई एक राजनीतिक पार्टी, सरकार किसी की भी हो, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सब लोगों का माहौल नहीं बने। सरकार तो अपना काम करेगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से, वो अलग बात है, पर माहौल बनना और एक दूसरे को सहयोग करना दूसरी बात है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिलों में, गांव तक में, भाई कि पूरा राजस्थान की जनता एकजुट है, उसका जो खुशबू फैलती है आपस के अंदर, और जो माहौल बनता है कि भाई अभी तो देखा नहीं जा रहा कौन किस पार्टी का व्यक्ति है, हमें तो हमारे नागरिक को बचाना है, उसका सहयोग करना है, उसको दवाई हो, चाहे उसको भर्ती करवाना हो, चाहे दिखवाना हो, उसको सलाह देनी हो, ये तमाम काम अगर हम लोग आप पर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे और प्रदेशवासियों को बचाने में। जो हमारा पहला धर्म यही है, जो हम राजनीति में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एनजीओ चलाते हैं, एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, धर्मगुरु हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पहला काम हमारा है, कोई हमारे सामने सिर्फ इंसान दिखना चाहिए, कोई ना कोई विचारधारा, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ये मैं बार बार बोलता हूँ। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो जाके राजस्थान की अलग एक जो पहचान बनी है देश के अंदर, वो मैं समझता हूँ और मजबूत होगी। और उसी सोच के साथ में हम लोग आने वाले वक्त में इसका तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, पर आएगी तो हमें उसी ढंग की तैयारी करनी है। देश और दुनिया में कोई डॉक्टर को ना तो इलाज के बारे में अनुभव के साथ में वो सीख रहे हैं। ये नहीं मलेरिया हो गया इसलिए अब इसको ये अमुक दवाई दे दी, वो नहीं स्थिति अब इसमें। कोरोना के अंदर तमाम दुनिया के डॉक्टर अपने अनुभवों से सीख रहे हैं, उसी से इलाज कर रहे हैं। दूसरी वेव के बारे में अंदाजा लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगा कि पहली वेव आ गई अचानक अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ पर देश के अंदर, और 1.5 महीने में उसने आतंक मचा दिया। इसी रूप में दुनिया भर के अंदर तीसरी वेव कई जगह आ गई है मुल्कों के अंदर, और तो और यूके के अंदर भी करीब 30,000 पेशेंट आने लग गए हैं वापिस डेल्टा के, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन 70% हो गया, इस कारण से मृत्यु दर 30-35 है वहाँ पर। उसी आज्ञा में समझ लीजिए, अगर वैक्सीनेशन रहता है टाइमली, तो वैक्सीनेशन होने के बाद में चाहे वेव आएगी भी तो भी वो नुकसान नहीं कर पाएगी जो कि नुकसान दूसरी वेव में हुआ है। ये यूके के एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, जिसके कारण हम लोग अभी देख रहे हैं किस प्रकार से ये वहाँ के लोग बच गए हैं, वरना उनकी तो तैयारी जो थी आर्थिक रूप से जो ओपन करने की, उसमें रोकना पड़ा उन लोगों को भी। इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ रही है देश के अंदर, और कल ही आज सुबह 8 बजे वाली रेडियो न्यूज़ थी कि जीका वायरस जो है वो मिला है वहाँ पर केरला के अंदर, आज सुबह की न्यूज़ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये नए नए वायरस जो आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी अगर अच्छी रहेगी, और फॉर्चुनेटली राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया है, जो देश के अंदर 10 जगह चल रहा था पहले भारत सरकार का, हमारे यहाँ पर ये जो शुरू हुआ है, इससे अब जो कौन सा वेरिएंट आ रहा है नया कोरोना का, ये आपका डेल्टा वेरिएंट, तो आधा चला गया समय हमारा, हम भुगत रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन मांग कर रहे थे, किसी को नहीं मानता कि नया वेरिएंट है कोई, जिसका नाम डेल्टा रखा गया बाद में कि किसी कंट्री के नाम से नहीं हो, पर इसके जो नाम पहले था B16172,
दुनिया के मुल्कों में, और फिर WHO ने नाम दिए अल्फा, बीटा, डेल्टा, जिससे कि किसी मुल्क के नाम से जुड़े नहीं, वरना मुल्क की बदनामी होती है, ये सोच करके उन्होंने अपना एक अप्रोच रखा है। तो ये सोच के ये हमारे आधे से अधिक टाइम जा चुका था। उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये कमी रही है, ये जो डेल्टा नाम का वेरिएंट नया है, ये जो खतरनाक है, 3-4 दिन में ये बर्बाद कर देता है लंग्स को। मैन टू मैन डिपेंड कर रहा है। आफ्टर कोविड भी तकलीफ हो रही लोगों को, थोड़ी बहुत मुझे भी हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में जो है हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके हम सब मिलके जो माहौल बना हुआ था वो माहौल हम बनाए रखें। आपस के अंदर छोटे मोटे तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते राजनीति के अंदर, वो मोटे तौर से हम लोग सबकी भावना एक ही होनी चाहिए। हमें प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ये संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब पधारे हो, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे मेंबर साहब, पार्लियामेंट साहबान भी आए हैं, विधायकगण भी आए हैं, और सब ने मैं समझता हूँ कि भाग लिया है इस मुबारक मौके पर। आप सबका स्वागत है। इसी बात को कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चरक सुश्रुत धनवंतरी की इस धरा को आज सबसे ज्यादा जरूरत है अच्छे चिकित्सालयों की, अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशन में हम लोग इस बुरे वक्त में भी देश में अग्रणी रहे हैं। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आपसे निवेदन है आप सभी का आभार व्यक्त करें। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चुरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत कुल 270 बेडेड आईसीयू, 208 बेडेड एनआईसीयू एवं 33 बेडेड पीकू एवं 20 बेडेड मदर बेबी केयर यूनिट का शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए माना जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनके द्वारा अपना बहुमूल्य समय देकर आज कुल 511 आईसीयू, नीकू एवं पीकू बेड्स का शिलान्यास किया गया, जिसके फलस्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा एवं ज्यादा संख्या में राजस्थान के लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा आगामी वर्षों के लिए क्रिटिकल केयर सुविधाओं की बड़ी संख्या में अभिवृद्धि की नींव रखी गई है, जिसकी स्थापना के लिए कुल 94 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन से विभाग, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, माननीय गृह रक्षा राज्य मंत्री, माननीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं वीसी के माध्यम से उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अधिकारीगण, आप सभी की उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय, और अब विनम्र आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा, राजस्थान सरकार, डॉक्टर रघु शर्मा जी से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे यूडीएच मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी, हमारे मंत्री माननीय भजनलाल जाटव जी, मंत्रिमंडल के और
जो सदस्य इस वीसी से जुड़े हुए हैं, हमारे मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य जी, माननीय अखिल अरोड़ा साहब, माननीय कुलदीप नाका जी, माननीय आनंद कुमार जी, माननीय वैभव गालरिया जी, माननीय सिद्धार्थ महाजन जी और श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार जी, वीसी से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, समस्त जिलाधीश, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज, पीएमओ, आज जैसा बताया गया कि 270 आईसीयू बेड, 208 बेड नीकू के और 33 बेड पीकू के, कुल 94 लाख करोड़ 10 लाख की राशि खर्च करके 12 जगह पे 12 जिलों में, ये जो बार बार हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक थर्ड वेव की बात करते हैं, तो राजस्थान में उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है और ये आज उसी का एक पार्ट है, क्योंकि दूसरी वेव में हमारे बहुत कटु अनुभव रहे थे। ऑक्सीजन की मारामारी रही, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब या ब्लैक फंगस की जो दवाई थी, इन सब पे भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले भी लिया था और बहुत मुश्किल से हमको हमारी मांग के अनुसार आपूर्ति हो रही थी। सबसे बड़ा निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने किया कि चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाने की बात हो, एलएसजी लगा रहा है, एनएचएम लगा रहा है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा रहा है और भारत सरकार भी लगा रही है। तो कुल मिला के राजस्थान में हमारा जो क्षमता है ऑक्सीजन की खुद की, वो 1000 मीट्रिक टन की थर्ड वेव से पहले विकसित करने की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं और संभवतः 1 महीने के बाद राजस्थान की क्षमता 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की हो जाएगी। जैसा अभी बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग, कल प्रधानमंत्री जी ने भी नए मंत्रिमंडल के लोगों ने जब कार्यभार संभाला, उनकी मीटिंग की, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात उन्होंने की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत यहाँ करी थी। 10 जगह पे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग थी। राजस्थान पहला राज्य बना जहां एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वेरिएंट कौन सा है इसका पता करने का काम हमने शुरू भी कर दिया। चाहे हमारी प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा की बात हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात हो, राजस्थान ने कोविड के मैनेजमेंट में शानदार प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन में भी हम पूरे देश में अव्वल है। अब भारत सरकार वैक्सीन जब नहीं देती है तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ते हैं। ये आम जनता के भी समझ में आ गया है, क्योंकि जिस ढंग से प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई हमारे मित्रों के द्वारा, वैसे तो कहा गया कि इस महामारी के दौर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई चूका भी नहीं है। अब सबको मालूम पड़ गया है कि राजस्थान में स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, राजस्थान में मैन पावर ट्रेंड है, वायल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। अब तो जितनी वैक्सीन मिलेगी 15 लाख मिलेगी, 15 लाख एक दिन में लगा देंगे। राजस्थान 3 महीने में अधिकांश लोगों को, हमारी 8 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 2.5-3 करोड़ जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको छोड़ दो, जिनका वैक्सीन नहीं बना है। बाकी जो आबादी है करीब 5.5 करोड़ लोग, तो उनके दोनों डोजेस को मिलाएं तो 11 करोड़ डोज है। 2.5 करोड़ डोज हमको मिली है, अभी तक हमने उसको लगा दिया और जैसे ही डोज मिलती है और लगा देते हैं। लेकिन ये कमी जो है उसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते हैं राजस्थान में, ये सच्चाई है। और इसीलिए मैंने सांसदों को सबको चिट्ठी लिखी। पहले भारत सरकार के मंत्री अब तो रहे नहीं, हर्षवर्धन जी और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, दोनों को प्रधानमंत्री जी ने हटाया। तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति तो है
कि भाई कोई कमी रही है, हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद 1.5 करोड़ वैक्सीन हम मांग रहे हैं जुलाई के लिए, हमें 48 लाख दे रहे हैं। सेकेंड डोज हमारा 75 लाख ड्यू है, नए लोगों को लगेगी नहीं वैक्सीन। इन सब भ्रांतियों के बीच में राजस्थान फिर भी पूरे कंट्री में चाहे 50 लाख लगाई तब हम पहले नंबर पे थे, 1 करोड़ लगाई तो हम सेकेंड डे महाराष्ट्र के बाद में हम टॉप पे रहे, 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेट करने वाले भी हम पहले ही राज्य बने। कुल मिला के कोविड के प्रबंधन में और वैक्सीनेशन में हम सबसे अग्रणी राज्यों में रहे हैं। और राजस्थान में जिस ढंग से अभी बात हो रही है, क्योंकि थर्ड वेव से पहले पहले जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि राज्य के जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं उनमें चाहे नीकू है, पीकू है, एसएनसीयू है, उनको सुदृढ़ करना है, वहां आईसीयू बेड बढ़े, नीकू में, पीकू में, एसएनसीयू में बेड्स की वृद्धि हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्च 2020 में हमारे पास 5,448 बेड थे, ऑक्सीजन बेड्स। अब हमारी तैयारी है 13,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हम आने वाले महीने, 1 महीने के बाद में इस पोजीशन में हो जाएंगे, क्योंकि 1831 अभी पाइपलाइन में है, बाकी तो हमने 106% तो इंक्रीज कर दिया है। और इसके अलावा आईसीयू बेड जो हमारे पास मार्च 2020 में 1125 थे, वो हम लोग 2622 बना देंगे आने वाले टाइम में, 1 महीने के बाद। पीकू 104, नीकू के 475 बेड थे, उनको हम 1554 बेड बना देंगे, ये 227% इंक्रीज है। और पीकू के 164 बेड है, उनको हम 821 बेड में कन्वर्ट करेंगे, ये भी करीब करीब 539% इंक्रीज है। तो राजस्थान में चाहे एसएनसीयू हो, उसके 222 बेड है, उसको 308 बेड में कन्वर्ट करेंगे। इन सुविधाओं को बढ़ाने पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आज कुछ लोकार्पण हो रहे हैं, बाकी जो बचे हुए चीजें हैं उनका भी जल्दी से जल्दी हम लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा करवाएंगे। राजस्थान ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, राजस्थान जीनोम सीक्वेंसिंग खुद कर रहा है, राजस्थान टेस्टिंग कैपेसिटी में आत्मनिर्भर है, जितना लक्ष्य दिया गया था उससे ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी डेवलप हुई है। और राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात मैंने बताई, और अब बच्चों के अस्पतालों पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज बीसी से जुड़े हुए तमाम साथियों को मैंने इसीलिए शेयर किया सारी बात कि अगर वैक्सीनेशन टाइम पे मैक्सिमम लोगों को लग जाएगा तो चाहे तीसरी वेव आओ, चौथी वेव आओ, हमारे लोगों को सुरक्षा कवच हम प्रदान कर पाएंगे। तो इसमें हम सब लोगों को मिलकर भारत सरकार से भी बात करनी चाहिए, सांसद साथियों से सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है। तो आप लोग अपनी अपनी हैसियत का अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे तो राजस्थान में हम लोगों को सुरक्षित करने में कामयाब रहेंगे। उसमें मास्क और वैक्सीन 2 ही उपाय है, और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से इस महामारी से हम लड़े हैं और इंतजाम किए गए हैं, हमने कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय। और अब जिन पलों का हमें इंतजार है, जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चुरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में कुल 270 बेडेड आईसीयू